हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से कहानी विधा के प्रश्नों को देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में भारत का प्राचीन कथा साहित्य, लोक कथाएं, पाश्चात्य प्रभाव, प्रारंभिक हिंदी कहानियाँ, प्रेमचंद युग, विकास युग, प्रेमचंदोत्तर कहानी, नई कहानी की विशेषता, विविध कहानी आंदोलन, इन सभी सेक्शंस को कंप्लीट कर लिया था। हम देख रहे थे प्रश्नों को समकालीन रचनाकार से, और समकालीन रचनाकार में हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था गोविंद मिश्र तक के प्रश्नों को। आज के इस वीडियो में हम महीप सिंह से संबंधित प्रश्नों को देखना प्रारंभ करेंगे और उसके बाद इसी तरीके से लगातार हम समकालीन रचनाकारों पर ही बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि कई रचनाकार हैं जिनके विषय में हमको जानना है। फिलहाल तो अभी हम महीप सिंह के से शुरुआत करते हैं। कई रचनाकार हैं और हमें जल्द से जल्द इन रचनाकारों को कंप्लीट करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। आज के रचनाकार हैं महीप सिंह। महीप सिंह से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे हम। आज पहला प्रारंभ स्टार्ट कर रहे हैं महीप सिंह से। इनका समय है 1930 से 2015। पहला प्रश्न है, डॉक्टर महीप सिंह को किस कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता के रूप में ख्याति प्राप्त है? सही उत्तर क्या होगा? सचेतन कहानी। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सचेतन कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता के रूप में आप व्याख्यात हैं। आपका कथा फलक व्यापक है। जीवन की छोटी सी छोटी घटना में भी आप गंभीर अभिप्राय ढूंढ लेते हैं। अगला प्रश्न है, महीप सिंह का प्रथम कहानी संग्रह सुबह के फूल किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा 1959। अन्य कहानी संग्रहों को भी देख लेते हैं और उनका प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं। सुबह के फूल 1959 प्रकाशन वर्ष है, पहला कहानी संग्रह है। उजाले के उल्लू 1964 प्रकाशन वर्ष है। घिराव 1968 प्रकाशन वर्ष है। कुछ और कितना 1973 प्रकाशन वर्ष है। कितने संबंध 1979 प्रकाशन वर्ष है। दिल्ली कहाँ है 1985 प्रकाशन वर्ष है। धूप की उंगलियों के निशान 1992 प्रकाशन वर्ष है। सहमे हुए 1998 प्रकाशन वर्ष है। ऐसा ही है 2002 प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है, महीप सिंह के समस्त कहानियों का संग्रह 2000 कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा 3 खंडों में। समस्त कहानियों का संग्रह महीप सिंह की एक कहानी संग्रह है और यह कितने खंड में है? यह 3 खंडों में प्रकाशित हुआ है। अब उनकी समग्र कहानियाँ 3 खंडों में, पहला सुबह की महक, दूसरा है क्षणों का संकट, तीसरा है सुबह का सन्नाटा। तो 3 खंड कौन कौन से हो गए? समस्त महीप सिंह की समग्र कहानियों के 3 खंड, और उन तीनों खंडों के नाम है सुबह की महक, क्षणों का संकट और सुबह का सन्नाटा, ठीक है। प्रकाशन वर्ष 2000। संबंधित अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा खंड महीप सिंह की समग्र कहानियों का हिस्सा नहीं है? सुबह की महक, क्षणों का संकट, सुबह का सन्नाटा, शाम की प्रतीक्षा। तो शाम की प्रतीक्षा नहीं है, यानी सही उत्तर यही होगा। लेकिन 3 जो खंड है वो है सुबह की महक, क्षणों का संकट और सुबह का सन्नाटा। महीप सिंह की समग्र कहानियाँ 3 खंडों में प्रकाशित हुई है और तीनों खंडों के नाम ये थे, ठीक है। ये याद रखेंगे आप, इम्पॉर्टेंट है। महीप सिंह ने अपनी कहानियों में किस संकीर्णता का विरोध एक सजग रचनाकार के रूप में किया है? सही उत्तर क्या होगा? बी, सांप्रदायिक संकीर्णता के रूप में। संबंधित तथ्य है, महानगरीय जीवन की यांत्रिकता और संवेदनशीलता, मानवीय रिश्तों में आने वाले बदलाव और उसकी पीड़ा, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार, मनुष्य की निरीहता और लाचारी, स्त्री पुरुष के सहज यौन आकर्षण, दाम्पत्य जीवन की विसंगतियाँ और तनाव, सांप्रदायिक संकीर्णता का विरोध, मानवीय मूल्यों के ह्रास और बढ़ती हुई अमानवीयता आदि अनेक स्थितियों और मनोवृत्तियों का चित्रण आपने एक सजग रचनाकार के रूप में किया है। महीप सिंह अभी अपनी रचना यात्रा के लक्ष्य बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए अभी आपके रचना कर्म के विषय में कोई भी निष्कर्षात्मक टिप्पणी असामयिक होगी। अगले रचनाकार हैं हृदय का समय है 1930 से 2016। पहला प्रश्न है, हृदय का प्रथम कहानी संग्रह छोटे शहर के लोग किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर होगा 1972। छोटे शहर के लोग, यह पहला कहानी संग्रह किनका है? हृदय का है। इनके अन्य कहानी संग्रहों की अगर हम बात करें तो पहला है इनका अंधेरी गली का रास्ता 1977, ठीक है। अगर हम छोटे शहर के लोग की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष था 1972, ठीक है। दूसरा हो गया अंधेरी गली का रास्ता 1977। इतिहास तीसरा है इनका कहानी संग्रह 1981, उत्तराधिकारी 1981, अमर कथा 1984, नागरिक 1992, रामलीला तथा अन्य कहानियाँ 1993 और
सम्मान 1996, सन 1920, 1999, उसी जंगल समय में 2004, कथा एक नामी घराने की 2015 उनके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। ठीक है, तो हृदयेश के ये सभी कहानी संग्रह हैं, जिनमें पहला है छोटे शहर के लोग, प्रकाशन वर्ष 1972। ठीक है, सभी कहानी संग्रहों को प्रकाशन वर्ष के साथ आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, देश की कहानियों के केंद्र में मुख्य रूप से कौन सा वर्ग और परिवेश है? सही उत्तर हो जाएगा छोटे शहर का निम्न मध्य वर्ग। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। हृदयेश के कहानी संग्रह उनके रचना कर्म में प्रवृत्त होने के बहुत बाद प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने नई कहानी के दौर में ही लिखना आरंभ किया था, किंतु उनका पहला कहानी संग्रह छोटे शहर के लोग 1972 में प्रकाशित हुआ। हृदयेश ने मुख्य रूप से छोटे शहर में रहने वाले जीविका के लिए संघर्ष करते हुए निम्न मध्य वर्ग के लोगों का चित्रण किया है। प्रश्न है, मधुरेश के अनुसार हृदयेश की दुनिया में एक ओर श्रमजीवी लोग हैं तो दूसरी ओर कौन सा वर्ग पनप रहा है? सही उत्तर क्या होगा? नवधनाढ्य वर्ग। मधुरेश के अनुसार यह प्रश्न है। तथ्य देख लेते हैं। देश के कथा संसार की ओर संकेत करते हुए मधुरेश ने लिखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए यह कथन। मधुरेश ने क्या लिखा है? देश के छोटे शहर वाली इस दुनिया में यदि एक ओर कठोर श्रम और संघर्ष करने वाले बच्चे, जवान और बूढ़े लोग हैं, तार तार कपड़ों में अपने जवान तथा बूढ़े शरीरों को हाँकती औरतें हैं, तो दूसरी ओर तेजी से पनपता वह नवधनाढ्य वर्ग भी है, जिसके जवान लड़के बहू की सबसे बड़ी समस्या वक्त कटी की है। एक सेकेंड। देश तो दूसरी ओर तेजी से पनपता वह नवधनाढ्य वर्ग भी है, जिसके जवान लड़के बहू की सबसे बड़ी समस्या वक्त कटी है। ठीक है, यही है। जाहिर है समाज को इन दो वर्गों में बांटने वाली आज की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए उसके भ्रष्ट चरित्र को उजागर करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, देश ने अपनी रचनात्मक ऊर्जा किन मूल्य बिंदुओं से ग्रहण की है? सही उत्तर क्या होगा? चौथा का बी, यानी प्रखर वैज्ञानिक दृष्टि और जनसाधारण के प्रति आदर। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। हृदयेश ने अपनी कहानियों में राजनीतिक भ्रष्टाचार पर भी तीखा प्रहार किया है। प्रखर वैज्ञानिक दृष्टि, सर्जनात्मक और उत्पादक शक्तियों के प्रति आस्था तथा जनसाधारण की सहज आकांक्षाओं के प्रति आदर भाव वे मूल्य बिंदु हैं, जिनसे रचनात्मक ऊर्जा ग्रहण कर हृदयेश ने अपनी कहानियों को समृद्ध बनाया है। अगला प्रश्न है, अंधेरी गली का रास्ता, प्रकाशन वर्ष 1977, कहानी संग्रह के लेखक कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हृदयेश। अगले रचनाकार है माहेश्वर। माहेश्वर का समय है 1930 से 2000। पहला प्रश्न है, माहेश्वर किस विचारधारा के जनवादी कहानीकार माने जाते हैं? सही उत्तर होगा प्रगतिशील। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। प्रगतिशील विचारधारा के जनवादी कहानीकार थे माहेश्वर। डॉक्टर माहेश्वर की कहानियाँ इनके एक कहानी संग्रह है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1975 है। स्पर्श इनका एक कहानी संग्रह है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1979 है। डीपी सिंह के डिस्पेंसरी 1986 प्रकाशन वर्ष। मास्टर सेवाराम का सपना 1992 प्रकाशन वर्ष। हंसने वाली औरत 1995। बोलने वाली औरत ममता कालिया का है, तो हंसने वाली औरत इनका है? माहेश्वर का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। कंफ्यूज मत होना, लेकिन याद करने की दृष्टि से आप याद कर रख सकते हैं। ठीक है, आदि आपके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, माहेश्वर ने अपनी कहानियों में किस व्यवस्था को तोड़कर नए समाज के निर्माण का आह्वान किया है? सही उत्तर होगा यथास्थिति को तोड़कर नए समाज का निर्माण करने का आह्वान किया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपने अपनी कहानियों में यथास्थिति को तोड़कर नए समाज के निर्माण के लिए संघर्ष का आह्वान किया है। अगला प्रश्न है, माहेश्वर ने किन संगठनों में आने वाली विकृतियों और मजदूरों के शोषण पर प्रहार किया है? सही उत्तर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टियां। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। माहेश्वर ने मजदूरों के हितों का रक्षक होने का दम भरने वाली कम्युनिस्ट पार्टियों में आने वाली विकृतियों पर भी प्रहार किया है। कम्युनिस्ट नेता भी भोले भाले मजदूरों को अपने हितों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपकी कुछ कहानियों में विचारधारा के दबाव से शिल्प कमजोर पड़ गया है, किंतु ऐसा अधिक नहीं हुआ है। सब मिलाकर डॉक्टर माहेश्वर प्रतिबद्ध किंतु विवेकशील रचनाकार के रूप में सामने आए हैं। अगले रचनाकार हैं शानी। शानी का समय है 1933 से 1995। पहला प्रश्न है, शानी ने अपनी कहानी लेखन की शुरुआत किस क्षेत्र के जनजीवन को केंद्र में रखकर की थी? सही उत्तर होगा बस्तर जगदलपुर। तथ्य देख लेते हैं।
शानी ने बस्तर क्षेत्र के विशेषतः जगदलपुर के जनजीवन को केंद्र में रखकर कहानी लिखने की शुरुआत की थी। क्रमशः आपका कथा क्षेत्र विस्तृत होता गया है। भोपाल और ग्वालियर के बाद अब तो आप दिल्ली जैसे महानगर के मध्यवर्गीय जीवन का भी चित्रण करने लगे हैं। शुरू में आपने विशेष रूप से मुस्लिम परिवेश की कहानियां लिखी थी, बाद में स्त्री मात्र की सामाजिक विसंगतियों को रेखांकित किया। अगला प्रश्न है, शानी के कहानी संग्रह बबूल की छाँव का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही उत्तर क्या होगा? 1958। ठीक है। अन्य कहानी संग्रहों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बबूल की छाँव 1958, डाली नहीं फूलती 1959, छोटे घेरे का विद्रोह 1964, शर्त का क्या हुआ 1975, बिरादरी तथा अन्य कहानियाँ 1978, सड़क पार करते हुए 1979। ये सभी कहानी संग्रह शानी के हैं। अगला प्रश्न है, आलोचकों को शानी से मुख्य रूप से क्या शिकायत रही है? सही उत्तर क्या होगा? उन्होंने निम्न मध्य वर्ग की राजनीतिक आकांक्षाओं की उपेक्षा की है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आलोचकों को शानी से यह शिकायत रही है कि उन्होंने निम्न मध्य वर्ग की राजनीतिक आकांक्षाओं की उपेक्षा की है। यह बहुत कुछ सही भी है। इसकी कमी आपने समाज के नैतिक पतन के प्रति शोभ और बिके हुए बुद्धिजीवियों पर व्यंग करके पूरी कर दी है। आपके लेखन में किसी प्रकार की सामाजिक या राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है, इसे आपने स्वीकार भी किया है। इधर आपने राजनीतिक व्यवस्था के वर्तमान चरित्र पर कुछ मार्मिक व्यंग किए हैं, यह शुभ संकेत है। अगला प्रश्न है, शर्त का क्या हुआ प्रकाशन वर्ष 1975 और बिरादरी किसके कहानी संग्रह है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शानी। अगले रचनाकार हैं कामतानाथ। कामतानाथ का समय 1935 से 2012। पहला प्रश्न है, कामतानाथ की कहानियों में मध्यवर्गीय परिवारों के किन रिश्तों में पड़ने वाली दरार का चित्रण किया गया है? सही उत्तर होगा पति पत्नी के रिश्तों में पड़ने वाली दरार का चित्रण किया गया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। व्यापक सामाजिक संदर्भों को लेकर आज के जीवन की विसंगतियों का चित्रण करने वाले रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, छुट्टियां और रिश्ते नाते। छुट्टियों का प्रकाशन वर्ष है 1977 और रिश्ते नाते का प्रकाशन वर्ष है 1998। किसकी कहानी संग्रह है ये? तो ये कहानी संग्रह है कामतानाथ के। कामतानाथ के अन्य कहानी संग्रहों को देख लेते हैं। छुट्टियां 1977, तीसरी सांस 1977, सब ठीक हो जाएगा 1983, शिकस्त 1992, रिश्ते नाते 1998। प्रकाशन वर्ष के साथ आप इन सभी कहानी संग्रहों को याद रखेंगे। कामतानाथ ने अपनी कहानियों में किनके जीवन में आने वाली रिक्तताओं का यथार्थ चित्र अंकित किया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका अवकाश प्राप्त वृद्धों का। आपने मध्यवर्गीय परिवार में पति पत्नी के संबंधों में पड़ने वाली दरार से उत्पन्न चिंताओं और तनावों, बिखरते टूटते संयुक्त परिवारों की समस्याओं, आर्थिक अभाव और पारिवारिक रिश्तों पर पड़ने वाले उसके दबावों, आज के परिवेश में व्यक्ति की मानसिक उलझनों, अवकाश प्राप्त वृद्धों के जीवन में आने वाली रिक्तताओं तथा यांत्रिक जीवन स्थितियों के बीच पिसते हुए मध्यवर्ग के जीवन की ऊब, निराशा और व्यर्थता बोध की स्थितियों का यथार्थ चित्र अंकित किया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवकाश प्राप्त वृद्धों के रिक्तताओं, मतलब जीवन में आने वाली रिक्तताओं का यथार्थ चित्र अंकित किया है इन्होंने। संबंधित तथ्य देख लिए हमने। अगले रचनाकार हैं, देख लिया था हमने यहाँ, ठीक है। अगले रचनाकार हैं विवेकी राय। इनका समय है 1924 से 2016। पहला प्रश्न है, विवेकी राय मुख्य रूप से किस क्षेत्र के जीवन और मानसिकता के यथार्थ शिल्पी माने जाते हैं? सही उत्तर होगा स्वतंत्रता के बाद के गाँव के जीवन के यथार्थ शिल्पी माने जाते हैं। संबंधित तथ्य है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांव के जीवन और ग्रामीणों की मानसिकता में आने वाले बदलाव के यथार्थ शिल्पी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। अगला प्रश्न है, विवेकी राय का कहानी संग्रह नई कोयल किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर होगा 1975 में प्रकाशित हुआ था। संबंधित कहानी संग्रह भी देख लेते हैं। जीवन परिधि इनका कहानी संग्रह है, एक 1952 इसका समय है। दूसरा है नई कोयल, इसका प्रकाशन वर्ष है 1975। तीसरा है गूंगा जहाज, प्रकाशन वर्ष 1977। बेटे की बिक्री 1981, कालातीत 1982, चित्रकूट के घाट पर 1988, सर्कस 2005। अगला प्रश्न है, विवेकी राय के कथाशिल्प की क्या विशेषता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? रिपोर्टाज, डायरी, व्यंग और संस्मरण का समन्वय। तो कथाशिल्प का अगर हम सौंदर्य देखें तो इन सभी विधाओं का समन्वय हमको उनमें उनकी कहानियों में दिखाई देता है। अगला तथ्य देख लेते हैं। उनके कथा शिल्प में रिपोर्टाज, डायरी, व्यंग, फीचर, संस्मरण सब कुछ मिलकर एकाकार हो गया है। यह इसलिए कि उनका लक्ष्य शिल्प नहीं ग्रामीण जीवन है, जिसको अंकित करना कठिन काम है क्योंकि पकड़ते पकड़ते वह बदल जाता है। विवेकी राय ने गांव की आत्मा का साक्षात्कार किया है। उन्होंने भारत माँ के माटिल वक्ष की ऊष्मा से अपने मन और प्राण को शक्ति सम्मिलित किया है।
यही शक्ति अब उनके रचना कर्म को समृद्ध बनाने में सहायक हुई है। संभवतः निकट भविष्य में जब 20वीं शती के अंतिम चरण के भारतीय ग्रामीण जनता के जीवन यथार्थ का इतिहास लिखा जाएगा तो विवेकी राय की कहानियां दस्तावेज का काम करेगी। अगला प्रश्न है, विवेकी राय किसी विचारधारा के प्रति नहीं डैश के प्रति प्रतिबद्ध हैं, रिक्त स्थान भरे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विचारधारा के प्रति नहीं, ग्रामीण जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। विवेकी राय किसी विचारधारा के प्रति नहीं, ग्रामीण जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। अगले रचनाकार हैं संजीव, इनका समय है जन्म वर्ष है 1947। प्रश्न है, संजीव का कौन सा कहानी संग्रह वर्ष 2024 में प्रकाशित हुआ है? सही उत्तर क्या होगा? प्रार्थना। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। 9वें दशक में उभरकर सामने आने वाले सशक्त कहानीकार हैं। अब तक आपके 15 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इन 15 कहानी संग्रहों में 30 साल का सफर 1981 प्रकाशन वर्ष, भूमिका तथा अन्य कहानियाँ 1987 प्रकाशन वर्ष, प्रेत मुक्ति 1991 प्रकाशन वर्ष, दुनिया की सबसे हसीन औरत 1993 प्रकाशन वर्ष, प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियाँ 1995, ब्लैक होल 1997, खोज 1999, गति का पहला सिद्धांत 2004, गुफा का आदमी 2006, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाज़ा 2008, झूठी है तेतरी दादी 2011, गैर इरादतन हत्या और मृत्यु पूर्व का इकबालिया बयान 2015, वह कौन थी 2021, हिटलर और काली बिल्ली 2022, प्रार्थना 2024। तो ये सभी कहानी संग्रह किनके हैं? संजीव के हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, संजीव की कहानियाँ किन वर्गों के शोषण का यथार्थ चित्रण करने के साथ संघर्ष की शक्ति का संचार करती है? सही उत्तर होगा किसानों, मजदूरों, आदिवासियों और नारियों। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपने वर्तमान जीवन प्रवाह को नियंत्रित करने वाली पूरी व्यवस्था पर बाखा प्रहार किया है। एक सेकेंड। बड़ा प्रहार किया है, ठीक है, गलती से यहाँ बाखा हो गया। बड़ा प्रहार किया है। पुलिस, न्याय, प्रशासन, सब शिक्षा सभी क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हुए आपने आम आदमी के मन में दहकती हुई आग से अपनी कहानियों को ऊष्मा प्रदान की है। संजीव की कहानियाँ किसानों, मजदूरों, निम्न मध्यवर्गीय लोगों, आदिवासियों और नारियों के दोहन और शोषण का यथार्थ चित्रण ही नहीं करती, इनमें संघर्ष की शक्ति का संचार भी करती हैं। जब कभी भारतीय इतिहास में समाज के उपेक्षितों और पीड़ितों का प्रवेश होगा तो संजीव की कहानियों के साक्ष्य की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, संजीव की कहानी संग्रह दुनिया की सबसे हसीन औरत का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी 1993। अगला प्रश्न है, संजीव की कहानियों में ब्लैक होल और खोज क्रमशः किन वर्षों में प्रकाशित हुआ है? सही उत्तर होगा 1997 से 1999। अगले रचनाकार हैं मिथिलेश्वर। मिथिलेश्वर का जन्म वर्ष है 1950। पहला प्रश्न है, मिथिलेश्वर की कहानियों के बारे में विवेकी राय ने क्या कहा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहली बार आम की प्रतिष्ठा मिथिलेश्वर की कहानियों में हुआ, यानी आम जनजीवन। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मिथिलेश्वर के कहानी संग्रह गांव के लोग की समीक्षा करते हुए विवेकी राय ने लिखा है। अब यहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण क्या होगा? विवेकी राय ने किस संग्रह की समीक्षा करते हुए? तो गांव के लोग, और गांव के लोग यह संग्रह जो है वो किसका है? मिथिलेश्वर का है। ठीक है। साथ ही ये कथन भी महत्वपूर्ण होगा। क्या है कथन? विवेकी राय ने क्या लिखा है? हिंदी में आम लोगों को प्रतिष्ठित करते करते स्वयं प्रतिष्ठित तो बहुत से कथाकार हो गए, पर सही मायने में पहली बार आम की प्रतिष्ठा मिथिलेश्वर की कहानी में हुई है। अगला प्रश्न है, मिथिलेश्वर ने किस महान लेखक की कहानी परंपरा को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया है? सही उत्तर होगा प्रेमचंद। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 65 वर्ष बाद भी आज का भारतीय गांव आर्थिक समृद्धि और मानसिकता दोनों स्तरों पर बहुत पीछे है। मिथिलेश्वर ने गांव के किसान, मजदूर, बनिया, अध्यापक, बूढ़े, बच्चे, शिक्षित, अशिक्षित सभी प्रकार के पात्रों को लेकर उनके जीवन यथार्थ को सजीव कर दिया है। अगला प्रश्न है, हरिहर काका तथा अन्य कहानियाँ प्रकाशन वर्ष 1983 और तिरिया जन्म किसके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं? सही उत्तर होगा बी मिथिलेश्वर। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपके 15 कहानी संग्रह है। पहला है बाबूजी 1976, बंद रास्तों के बीच 1978, दूसरा महाभारत 1979, मेघना का निर्णय 1980, गांव के लोग 1981, विग्रह बाबू 1982, तिरिया जन्म 1982, हरिहर काका तथा अन्य कहानियाँ 1983, माटी की महक धरती गांव की, एक मिनट, हाथी गांव की होगा, माटी की महक धरती गांव की, सॉरी।
प्रकाशन वर्ष 1987, एक में अनेक, प्रकाशन वर्ष 1987, एक थे प्रोफेसर बी लाल, प्रकाशन वर्ष 1993, भोर होने से पहले 1994, चल खुसरो घराप ने 2000, जमुनी 2001, रैन भई चरुदेश 2021 प्रकाशित हुए हैं। वस्तुतः मिथिलेश्वर ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव को सहज कथा शिल्प में ढालकर प्रेमचंद की कहानी परंपरा को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया है। अगला प्रश्न है, मिथिलेश्वर का वह कौन सा कहानी संग्रह है जो 2021 में प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर होगा रैन भई चहुदेश। अगले रचनाकार हैं राकेश वत्स। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, सक्रिय कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता या प्रवर्तक कौन है? सही उत्तर क्या होगा? राकेश वत्स। संबंधित तथ्य है, सक्रिय कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता हैं राकेश वत्स। प्रश्न है दूसरा, राकेश वत्स के अनुसार प्रत्येक रचनाकार का धर्म क्या होना चाहिए? सही उत्तर है उत्पीड़न और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष चेतना जागृत करना। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपने यह अनुभव किया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सामान्य जन के जीवन में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। जिन युक्तियों और हथियारों का प्रयोग करके विदेशी ताकत हमें निष्क्रिय और विचारशून्य बताए हुए थी, उन्हीं का प्रयोग वर्तमान व्यवस्था में भी किया जा रहा है। इसलिए उत्पीड़न और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष चेतना को जागृत करना आज प्रत्येक रचनाकार का धर्म होना चाहिए। राकेश वत्स सन 1970 ईस्वी से रचना के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रजापति, प्रकाशन वर्ष 1975 और अभियुक्त 1979 किसके कहानी संग्रह है? सही उत्तर क्या होगा? राकेश वत्स। संबंधित तथ्य देख लेते हैं, यानी इनके कहानी संग्रह देख लेते हैं। अतिरिक्त तथा अन्य कहानियाँ 1970, अंतिम प्रजापति 1975, अभियुक्त 1979, शुरुआत 1980, एक बुद्ध और 1986। शुरुआत। समाज में शोषण के जितने स्रोत और स्तर हैं आपने सबको सामने रखा है और शोषितों का पक्ष लेते हुए शोषण, भ्रष्टाचार, अन्याय को प्रश्रय देने वाली व्यवस्था का विरोध किया है। निश्चय ही आपकी कहानियाँ सामाजिक प्रतिबद्धता की कहानियाँ हैं। अगले रचनाकार हैं सेरा यात्री। इनका समय है 1932 से 2023। सेरा यात्री किस कहानी आंदोलन के एक समर्थ कहानीकार माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? समांतर कहानी। समांतर कहानी आंदोलन के समर्थ कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने सेरा यात्री की किन कहानियों में आधुनिकता बोध लक्षित किया है? सही उत्तर होगा जीनियस की दुम और अनासक्त। ये दो कहानियां हैं किनकी? सेरा यात्री की, और इंद्रनाथ मदान ने इन दोनों कहानियों के आधार पर आधुनिकता बोध को लक्षित किया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। वैसे डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने आपकी जीनियस की दुम और अनासक्त कहानियों में पहले दौर का आधुनिकता बोध भी लक्षित किया है। अगला प्रश्न है, सेरा यात्री ने अपनी कहानियों को में किसे केंद्र में रखा है? सही उत्तर होगा निम्न मध्य वर्ग की पीड़ा, संघर्ष और आकांक्षा को। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपने अपनी कहानियों में निम्न मध्य वर्ग की पीड़ा, संघर्ष, आशा, आकांक्षा को ही केंद्र में रखा है। अस्तित्ववादी दर्शन से प्रेरित संत्रास, अजनबीपन, ऊब, निरुद्देश्यता और निरीहता से आपने अपने को असंपृक्त रखा है। आपकी कहानियों में निम्न मध्य वर्ग के जीवन में घटित होने वाली छोटी छोटी घटनाएं और उनसे उत्पन्न मानसिक स्थितियां एक दूसरे से गुथी हुई साथ साथ चलती हैं। इसमें संदेह नहीं कि आपकी कहानियों में जीवन यथार्थ के विविध रूप बिना किसी विशेष कलात्मक प्रयास के आपकी संवेदना के अंग बनकर सजीव हो उठे हैं। अगला प्रश्न है, सेरा यात्री का कहानी संग्रह खंडित संवाद किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? सही उत्तर होगा 2009। कहानी संग्रहों के नाम हैं दूसरे चेहरे, प्रकाशन वर्ष 1971, अलग अलग अस्वीकार, प्रकाशन वर्ष 1973, काल विदूषक, प्रकाशन वर्ष 1976, धरातल 1977, केवल पिता 1978, अकर्मक क्रिया 1981, खंडित संवाद 2009, विदा की तकलीफ। ये सभी कहानी संग्रह सेरा यात्री के हैं। अगला प्रश्न है, अगले रचनाकार हैं बादशाह हुसैन रिजवी। इनका समय 1937 से 2017 है। पहला प्रश्न है, बादशाह हुसैन रिजवी का कहानी संग्रह पीड़ा गणेशिया की किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर क्या होगा? 1994। संबंधित तथ्य है, काफ़ी अरसे से कहानियाँ लिखते आ रहे हैं आपकी कहानियों के 3 संग्रह हैं। कौन से वो 3 संग्रह है? टूटता हुआ भय, प्रकाशन वर्ष 1986, पीड़ा गणेशिया की 1994, 4 मेहराबों वाली दालान 2006। दूसरा प्रश्न है, रिजवी साहब की कहानियों को पढ़कर किस महान लेखक की परंपरा को आगे बढ़ाने का आभास होता है? सही उत्तर होगा प्रेमचंद। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। उनकी कहानियों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वे प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।
अगला प्रश्न है, पूस की उस रात के बाद। पूस की रात प्रेमचंद की कहानी है, लेकिन पूस की उस रात के बाद कहानी किन की है? हुसैन रिजवी की, बादशाह हुसैन रिजवी की। शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? बादशाह हुसैन रिजवी। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। उनकी पूस की रात यानी बादशाह हुसैन रिजवी की पूस की रात के बाद शीर्षक कहानी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। उनकी अधिकांश कहानियों में परंपरावादी जड़ मूल्यों और नवीन युग चेतना का द्वंद्व साकार हो उठा है। निश्चय ही वे एक समर्थ कहानीकार हैं। ठीक है, तो पूस की उस रात के बाद ये कहानी है बादशाह हुसैन रिजवी की। अगला प्रश्न है, रिजवी साहब की कहानियों का मुख्य स्वर क्या है? तो इसका स्वर है आशावादी। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपकी कहानियाँ गरीब तबके के उन इंसानों के दुख दर्द की कहानियाँ हैं जो सदियों से आर्थिक तंगी, सामान्य अत्याचार और धार्मिक सांप्रदायिक रूढ़ियों के शिकार होकर असहाय जिंदगी जीते आ रहे हैं। रिजवी साहब ने बड़ी सादगी से जिंदगी के उन संदर्भों का चयन किया है जो इस दर्द के गवाह हैं। रिजवी साहब की कहानियों का स्वर आशावादी है। वे देख रहे हैं कि गरीब इंसान धीरे धीरे जाग रहा है। शासन, नेता और धर्म के ठेकेदारों से निराश होकर अब वह अपने बलबूते पर उठकर खड़ा होने के लिए दृढ़ संकल्प है। आपने पीड़ा गणेशिया की शीर्षक अपने दूसरे कहानी संग्रह में गणेशिया का शहरी बाबू टाइप तथा कथित प्रगतिशील नेता प्रेम नारायण से मोहभंग दिखाकर इसी ओर संकेत किया है। गणेशिया कहानी की संवेदना एक लंबी कविता का एहसास कराती है। तो पीड़ा गणेशिया की यह जो शीर्षक कहानी संग्रह है, यह कहानी है, यह बादशाह हुसैन रिजवी की है और यह कहानी विशेष क्यों है, इसके संदर्भ में यह तथ्य दिया गया है। अगला प्रश्न है, 4 मेहराबों वाली दालान प्रकाशन वर्ष 2006 संग्रह में बादशाह हुसैन रिजवी की कुल कितनी कहानियां संग्रहित है? सही उत्तर होगा 15 कहानियां संग्रहित है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। 4 मेहराबों वाली दालान बादशाह, जिसका प्रकाशन वर्ष 2006 है, बादशाह हुसैन रिजवी का नवीनतम कहानी संग्रह है। इसमें कुल 15 कहानियां संग्रहित है। अगले रचनाकार है परेश, इनका समय है, पुस्तक में भी इसी प्रकार से दे रखा है। ठीक है, 1900 से 2018 तक। प्रश्न है, कहानीकार परेश ने अपनी कहानियों के केंद्र में किसे रखा है? सही उत्तर होगा स्त्री पुरुष के संबंधों और नैसर्गिक आकर्षण को। संबंधित तथ्य है, कहानी के दौर से ही लिखते आ रहे हैं। आपने स्त्री पुरुष के संबंधों को केंद्र में रखकर बहुत सी कहानियां लिखी हैं। परेश के लेखन शैली की क्या विशेषता है? सही उत्तर होगा शारीरिक नैकट्य की व्यंजना मात्र करना। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपकी विशेषता यह है कि काम संबंधों पर लिखते हुए भी कहीं विगर्हनीय स्थिति का खुला वर्णन नहीं करते हैं। चुनी हुई स्थितियों को सामने रखकर शारीरिक नैकट्य की व्यंजना मात्र कर देते हैं। आपने समाज के व्यापक संदर्भों और विसंगतियों को अपनी रचना के केंद्र में नहीं रखा है। आपने स्त्री पुरुष के नैसर्गिक आकर्षण को बिना किसी हिचक या पापबोध के कलात्मक ढंग से व्यक्त किया है। अगले रचनाकार हैं धीरेन्द्र अस्थाना, इनका समय है यानी जन्म वर्ष 1956। प्रश्न है, धीरेन्द्र अस्थाना किस पीढ़ी के सशक्त रचनाकार के रूप में उभरे हैं? सही उत्तर होगा नई पीढ़ी के। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। नई पीढ़ी के सशक्त रचनाकार के रूप में उभरे हैं और आर्थिक विषमताओं के बीच समाज को बदलने के संकल्प के साथ आपके कथानायक जीवन के विभिन्न मोर्चों पर जूझते हुए देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोग हाशिए पर प्रकाशन वर्ष 1980 और आदमी खोर प्रकाशन वर्ष 1982 किसके चर्चित कहानी संग्रह हैं? सही उत्तर होगा धीरेन्द्र अस्थाना के। अन्य कहानी संग्रह अगर हम देखें धीरेन्द्र अस्थाना के, तो लोग हाशिए पर प्रकाशन वर्ष 1980, आदमी खोर प्रकाशन वर्ष 1982, मुहिम 1984, खुल जा सिमसिम, विचित्र देश की प्रेम कथा 1988, जो मारे जाएंगे 1990, बहादुर को नींद नहीं आती 2021। अगला प्रश्न है, धीरेन्द्र अस्थाना की कहानियों के पात्रों की क्या विशेषता है? तो सही उत्तर क्या होगा? वे समाज को बदलने के लिए अपनी सीमाओं में संघर्षरत हैं। तो 20 का सही उत्तर होगा। तथ्य देख लेते हैं। आपकी कहानियों में महानगरों में नौकरी की तलाश में भटकते हुए युवक अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते पत्रकार, मालिक और नौकर की सामाजिक मर्यादा के अंतराल को अनुभव करते हुए छोटी उम्र के बच्चे, दाम्पत्य संबंधों की रिक्तता के बोध से पीड़ित युवक और घोर महंगाई से लड़ते हुए विक्षिप्तता की स्थिति में पहुंचा निम्न मध्य वर्ग का सामान्य व्यक्ति, यह सब देखे जा सकते हैं। किंतु संघर्ष करती हुई यह युवा पीढ़ी अपनी वर्तमान स्थिति को नियति मानकर निष्क्रिय नहीं हो गई है। वह समाज को बदलने के लिए अपनी सीमाओं में संघर्षरत है। श्री अस्थाना तेजी से लिख रहे हैं और हिंदी कहानी को निरंतर समृद्ध कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर को नींद नहीं आती 2021 प्रकाशन वर्ष है, किसका नवीनतम कहानी संग्रह है? तो सही उत्तर क्या होगा? धीरेन्द्र अस्थाना का।
अगले रचनाकार हैं बदिउज्जमा। बदिउज्जमा से संबंधित प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर वीडियोज़ में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं।